अच्छा देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधों को भी होती है ना। आप भोजन लेते हैं, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स या खनिज लवण, वसा, और एक मैंने आपको बताया था रफेज, है ना, या रेशा। रफेज बताया था ना, 7 कंपोनेंट्स बताए थे आपको। रफेज का कुछ बॉडी में ज़्यादा काम नहीं होता, बट क्या कहते हैं, हमारे स्टूल को वो सॉफ्ट रखता है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। तो सभी जो जीव है दुनिया में, जितने जीव रहते हैं, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन, डाइजेस्टिव सिस्टम से करते हैं ना। तो हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं, है ना। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए उसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन का वितरण आवश्यक है। कृषि, ये तो हमें ये पता है कि भाई हम हमारे शरीर को चलाने के लिए फूड की आवश्यकता होती है या भोजन की आवश्यकता होती है ना। और भोजन हम लेते हैं, उससे हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं। कंपोनेंट्स जब मिलते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और हम डेली रूटीन में काम करते हैं। अब हमारा है कृषि के क्या क्या मेथड्स होते हैं या क्या क्या पद्धतियाँ होती हैं या टेक्निक्स होती है ना। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं दिलशाद? एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर सबसे ज्यादा लगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फसल पढ़ाया भी था आपको पहले, है ना। तो उसको हम फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप गेहूं, बाजरा, धान, तो इनकी खेती करते हो ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? फसल, ठीक है। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे अन्न, बाजरा, चना होती है, अलग अलग होती है ना। फलों की भी होती है। मौसम में यह किस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं, उसके आधार पर हम फसलों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करते हैं, है ना। भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे ताप भी होता है, आर्द्रता भी होती है, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ भी होती हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, क्योंकि भाई मान लो उड़ीसा का जो टेम्परेचर है वो अलग है, अपने यहाँ का अलग है। ऐसा तो नहीं है कि सब जगह का सेम है, नहीं। एक भारत ही है जिसमें ऋतुएं बदलती रहती है ना। इतनी सारी विविधता होने के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। ये भी मैंने आपको पहले बताया था, रबी फसल और खरीफ फसल। यह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है ना। जब बारिश होती है तब हम उगाते हैं तो ये खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब होती है? जून से सितंबर तक होती है, जिसमें हम उगाते हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ये कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसल, ठीक है। इनका जो ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है और इनका जो मंथ होता है कौन सा होता है? जून से सितंबर। ऐसे ही हमारी दूसरी होती है रबी की फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती है। जब ठंडी हवाएं आती है, ठंड आती है, तो शीत ऋतु हो जाती है ना। तो शीत ऋतु में क्या क्या उगाया जाता है? गेहूं, चना, मटर, सरसों। हाँ, कब उगाया जाता है? ये कौन सा महीना होता है? अक्टूबर से मार्च। शोरो, हाँ सही बता रहे हैं। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म में उगाई जाती है। क्लियर? मैम सब्जी को इंग्लिश में वेजिटेबल बोलते हैं। वेजिटेबल्स बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी पद्धतियाँ होती है, टेक्निक्स होती हैं खेती करने के लिए, जिसमें आपको हमने देखा है कि
फसल उगाने के लिए किसान को बहुत सारी एक्टिविटी या क्रियाकलाप समय समय पर अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं, वो यह एक्टिविटी कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। यह क्रियाकलाप बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना, भंडारण करना। मिट्टी तैयार करना, सबसे पहले किसान क्या करता है? मिट्टी तैयार करता है। फसल उगाने के लिए मिट्टी तैयार करना सबसे पहला काम है या प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला बनाना कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। इससे क्या होता है? जड़ें भूमि में गहराई तक अच्छे से जा सकती है। अगर हम मिट्टी को पोला नहीं करते हैं तो क्या होता है? उसमें कंकर पत्थर आएंगे, वो जड़ों को बढ़ने देंगे आगे? नहीं। तो इसलिए हमें पोला करना बहुत जरूरी होता है कि जड़ें काफी गहराई तक चली जाए। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है, मतलब वो अच्छे से सांस ले सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से सांस लेने में मदद करती है या सहायक होती है? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं। मित्र होते हैं ना? केंचुए। क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। मिट्टी में क्या होते हैं? खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा उपस्थित अपघटित होते हैं, है ना। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में मिल जाते हैं या निर्मयुक्त हो जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, है ना। मान लो हमारे जो ये पुराने केंचुए हैं वो मर गए या और जीव मर गए, उनसे जो पोषक तत्व मिले वो पौधों को या फसलों को मिल जाते हैं। ठीक है, उनके डेवलपमेंट्स में लाभकारी होते हैं। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है, उसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। मिट्टी को अलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है ना। सबसे पहला काम करते हो ना, मिट्टी को अलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई कहते हो ना, आप खेत में जुताई कर रहे हैं, सबसे पहला काम है कि हमें अगर कोई फसल उगानी है तो हम उसके लिए जुताई करेंगे। इसे हल चलाकर करते हैं तथा हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी बहुत सूखी होती है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की भी आवश्यकता होती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी होते हैं। कभी की गए हो खेत में? बहुत बारी गए हो तो देखे हैं आपने, खेत में बड़े बड़े ढेले होते हैं। अरे जब हम जुताई करते हैं तो हम उन ढेलों को साइड में करते हैं या हम उसको तोड़ के मिट्टी में मिला देते हैं, है ना। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। पाटल क्या होता है? जब हम जुताई करते हैं तो हम मिट्टी को अल्टा पलटी करते हैं ना, जिससे करते हैं उसी से हम उस ढेले को तोड़ देते हैं। हाँ, बहुत सारे होते हैं। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना बहुत ही आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। जुताई पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को हमें क्या करना पड़ता है? समतल करना पड़ता है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में अच्छे से मिल जाती है। जुताई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाए, इजी तरीके से आप उसकी खुदाई कर सकें। ठीक है। कृषि में बहुत सारे औजार भी लगते हैं।
अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करने की आवश्यकता होती है। यह कार्य बहुत सारे औजारों द्वारा किया जाता है ना। सबसे प्राचीन मिट्टी का औजार बताओ। सबसे प्राचीन हल, है ना। पहले तो हमारे पास इतनी सारी टेक्निक नहीं थी, लेकिन हम हल का इस्तेमाल करते थे। प्राचीन काल से ही हम हल का उपयोग करते आ रहे हैं। खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है पहले प्राचीन काल से। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हम हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैल की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी से सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बता दूं आपको। हंस को मेरे रूम जैसे होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो अब हल कैसे होता है, दोनों इधर आओ, तीनों इधर आओ और एक एक करके समझाती हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। नीचे झुको, इधर आओ, ऐसे झुको नीचे, इधर आओ दिलशाद, इधर आओ, यहाँ खड़े हो। अभी मैंने एक डंडा मंगाया, ठीक है। आप हो किसान, ठीक है, आप हो बैल, ठीक है, समझ आ रहा है। आप हो बैल, तो जो बैल के यहाँ पे डंडा रखा जाता है, दोनों साइड ऐसे करके डंडा रखा जाएगा, तो वो जो डंडा होता है उसको बोलते हैं हम जोत, ठीक है। हाँ? दो बैल होते हैं, एक बैल थोड़ी खींचेगा, दो बैल खींचते हैं, जोड़ी होती है उनकी। ये किसान है, ठीक है। ये जो इनके बीच में यहाँ डंडा रखा जाता है, ये क्या होता है, जोत, ठीक है। दिखाओ जल्दी, क्या करोगे? दिखाओ तो सही, चलो झुको नीचे, देखो ये है, ये क्या है, ये डंडा, ये है जोत। देखो हाथ लगा के देखो, दिलशाद आप भी देखो, इसको जोत बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में एक डंडा होता है, देखा है ना आपने हल, इसके बीच में एक डंडा होता है, जिसपे जो किसान होता है वो उसके चलाता है। इस डंडे को हम क्या बोलते हैं, हल शेफ्ट। इसमें चढ़ के चलाते हैं? नहीं, पीछे खड़ा होगा ना, जैसे ये खड़ा है। अब ऐसे तुमको किसान खींचता रहेगा ऐसे। ये क्या है आपका जोत, ये क्या है, यहाँ से देखो डंडा होता है, हल शेफ्ट, ठीक है। किसान खड़े खींचता रहेगा, तुम बैल की तरह से। और यहाँ से जो डंडा जा रहा है, ये क्या होता है, फाल। इस तरफ से डंडा होता है, देखो ऐसे, ये डंडा होता है, ये, ठीक है। ये क्या है, फाल, यहाँ से जुड़ा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हल शेफ्ट, ठीक है। तीन चीजें याद कर लेना, कृष्ण जी का बोल था, ठीक है। तो आपको तीन चीजें पता चली इसमें, हल शेफ्ट, जोत एंड फाल। अब तो आप कभी नहीं भूलोगे कि इसमें तीन चीजें हैं, ठीक है। जोत जो डंडे का कोना होता है, जो आपके अभी रखा था ना मैंने, ऐसे ही आपके बैल के ऊपर रखा जाता है गर्दन पे, जिसे हम जोत कहते हैं। और जो उसके कोने से जो डंडा बीच से जुड़ा होता है, उसको हम हल शेफ्ट कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे जुड़ा होता है जमीन से, डंडा जमीन से भी जुड़ा होता है, उसको हम फाल कहते हैं, ठीक है। तीन चीजें याद रखना। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम फाल कहते हैं, ठीक है। लोहे की पत्ती से ही जुड़ा होता है ना,
हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हम हल शेफ्ट कहते हैं, ठीक है, जो बीच वाला पार्ट मैंने आपको बताया था। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, ठीक है। कोने वाला जो डंडा है उसको मैंने अभी बताया था ना, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी एक एक्टिविटी की थी उसमें। आप लोग रियल देखना चाहोगे तो मैं ले आके दिखा दूंगा। अच्छा, अब तुम यूपी से लेके आओगे? क्या दिक्कत है? अच्छा, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है, एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी से सरलता से चला सकता है। मतलब कितने लोगों की जरूरत हुई? 2 बैल प्लस एक किसान, 3 हो गए। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। उसके बाद आती है कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसमें एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी कुल्हाड़ी होती है ना? देखा है आपने? हाँ, ठीक है। दोनों अगर इसको सरल भाषा में कहते हैं तो कोड़ाई कहते हैं। हाँ, जो ब्लेड की तरह काम करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आपने ट्रैक्टर देखे हैं? उसके पीछे जो लगे होते हैं मुड़ी मुड़ी जैसे पंखे की तरह मुड़ी मुड़ी परे होती है, इस टाइप से देखा है आपने? हम ठीक है मैम। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से एक तो मेहनत कम लगती है, दूसरा हमारा टाइम बचता है। अगर एक आदमी खेत को जोतेगा या उसकी मिट्टी को अल्टा पल्टी करेगा तो बहुत सारा समय लगेगा और उसकी मेहनत भी लगेगी। अगर हम उसी काम को ट्रैक्टर के द्वारा करेंगे, ट्रैक्टर के जो कल्टीवेटर होते हैं वो अपना आसानी से मिट्टी को कर देते हैं, तो इससे हमारा टाइम भी बचा और हमारी मेहनत भी बच गई। क्लियर? कल्टीवेटर ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को चुनते हैं हम। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होने चाहिए। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। 2 ग्लास लेते हैं, ग्लास में पानी डालते हैं, उस ग्लास में हम बीज को डाल देते हैं दोनों ग्लासों में। जो बीज नीचे बैठ जाते हैं वो अच्छे बीज होते हैं और जो वेस्टेज होते हैं या अच्छे नहीं होते हैं वो ऊपर तैर के आ जाते हैं, हल्के होते हैं, जो स्वस्थ नहीं होते हैं। तो ये हम एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हो, वैसे मैंने आपको बता दी है। जो बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, बीज पानी में बैठ जाते हैं, वे हल्के या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, इस कारण हल्के हो जाते हैं, वह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीज क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक सबसे अच्छी विधि है। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है कि आप ऐसे कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों के औजारों के बारे में भी जानना आवश्यक है। सबसे पुराने और परंपरागत औजार परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने से यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरती है। ये सिरे मिट्टी को बेलकर बीज को स्थापित कर देते हैं। बीज बोने का सबसे पारंपरिक तरीका होता है। 2 बैल लेते हैं, उस बैल के पीछे हम वो कीप लगा देते हैं, वो अपना छोड़ते जाते हैं, बीजों को चलते जाते हैं। ठीक है, वो ये तो पुरानी टेक्निक बता रही हूँ ना आपको, ये तो परंपरागत है, सबसे पुराना तरीका है। अब हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें तो सीड ड्रिल आ गई है। इसमें हम ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं और उसमें बीज छोड़ देते हैं। ट्रैक्टर एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ उसको लगा देता है, उसको हम सीड ड्रिल कहते हैं। अगर हम प्राचीन और परंपरागत विधि देखें तो बैल के साथ हम कीप लगा देते हैं और किसान उसको खींचता हुआ, बैल आगे चलती रहती है, किसान पीछे चलता रहता है, बीज बोते रहते हैं। ठीक है, ये तो परंपरागत है। अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो है सीड ड्रिल। ट्रैक्टर लगा दिया, उसने बीज छोड़ दिया, वो ट्रैक्टर प्रॉपर डिस्टेंस के साथ आपको बीज उगाता जाएगा। और वो डिस्टेंस के साथ क्यों उगाता है, उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि अगर वो डिस्टेंस के साथ उगाता है तो उसका पर्टिकुलर एक डिस्टेंस होगा, और जब पर्टिकुलर एक डिस्टेंस होता है तो उसमें वो क्या है कि पौधे अच्छे से फैल सकते हैं, अच्छे से सांस ले सकते हैं, अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता है, इसलिए वो
एक प्रॉपर डिस्टेंस से लगाते हैं, तो उसे हम सीड ड्रिल बोलते हैं। क्लियर? अब एक खाद एवं उर्वरक मिलाना, ये पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम खाद या उर्वरक कहते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी होती है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद जो होती है वो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं कि भाई जो पशुओं का वेस्टेज होता है, जैसे गोबर है, हम उसको एक गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं और उसमें कुछ केचुए छोड़ देते हैं, ठीक है। केचुए उसको खाते रहते हैं और उसके जो अपघटित होते हैं उससे वो बहुत अच्छी खाद बन जाती है। एक तो ये है, इन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, पोषक पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है ना, और वो खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ता। अगर वो मिट्टी को अल्टा पल्टी नहीं करेगा तो जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए वो बार बार उसमें खाद डालता है, उसकी हर बुआई से पहले उसकी मिट्टी को पोला करता है, उससे वेस्टेज निकालता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा, ये खत्म हो जाते होंगे। अगर जो कोई मेहनत नहीं करेगा तो वो अच्छी फसल थोड़ी ले पाएगा। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा उसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन मीन्स खत्म होने के लिए, और उसमें कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आपने पहले भी वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा ना, पिछली क्लास में पढ़ा था हंस। वर्मी कंपोस्टिंग कि जो कीड़े होते हैं या केचुए होते हैं उसको छोड़ देते हैं हम गोबर में, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में भी हमने पहले पढ़ा था। जानते हो ना ये बात? यस मैम। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? क्या तीनों एक हम वो करते हैं एक्टिविटी। मूंग अथवा चने के बीज लेके उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 बीजों को छांट लीजिए। अब तीनों को एक गिलास में डालिए, जिसका एक गिलास का नाम है हंस, एक का रोहित, एक का दिलशाद, ठीक है। और मैं डालेंगी? हाँ मैं डाल दूंगी। थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़े से गोबर की खाद मिलाइए हंस वाले ग्लास में, ठीक है। और दूसरे ग्लास में जो रोहित का ग्लास है उसमें हम समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाएंगे, ठीक है। दिलशाद वाले ग्लास में कुछ मिट्टी लीजिए, बिना कुछ मिलाए इसमें पानी की समान मात्रा डालकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों में इसकी वृद्धि को नोट कीजिए। भाई कौन सबसे पहले डेवलप हो रहा है? हाँ बताओ। हंस बताओ। बताऊंगा वही होगा जो मतलब जिसमें गोबर वाला डाला है। मैं बताऊंगा इसमें? आप बताओ दिलशाद। क्योंकि मैम जो रोहित और दिलशाद वाला जो क्लास है उसमें तो आपको डाल इसके बाद समान मिट्टी और समान मात्रा में पानी, और उससे वो बन जाएगी तो सबको पता है जो जितनी मेहनत करता है उसको नई फल मिलता है। तो पहले एक के तो आप बहुत ज्यादा मतलब ध्यान दे रही हैं और दूसरे को ही छोड़ देंगे, इसके लिए वो नहीं, मैंने तो सबको समान दिया ना। लेकिन मैम उसमें खाद पड़ी है और हम लोगों में खाद नहीं पड़ी, तो आपने खाद नहीं पड़ी है तो डेवलपमेंट उसका ज़्यादा होगा जिसमें खाद और मिट्टी दोनों पड़े हैं, ठीक है। ये क्यों? खाद और मिट्टी पड़ने से क्या हो गया, उससे क्या क्या मिला उसको? पौष्टिक आहार मिला, है ना। ये आपने बता दिया किस ग्लास में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। उर्वरक जो है ये रासायनिक पदार्थ है। ये कहाँ पे तैयार होता है? फैक्ट्रियों में। जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। ये खाद्य से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। बहुत तरह के खाद है। हाँ, उर्वरक के कुछ उदाहरण है जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके मीन्स क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम।
इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान अथवा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों से अत्यधिक उपयोग में मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। ज़्यादा उर्वरक डालेंगे तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाएगी, है ना। जैसे हम ज्यादा खाना खा लेते हैं फिर हमें उल्टी होने लगती है। हाँ, बहुत सारी उल्टी होने परेशानी लगती है जाती आपको। तो इसलिए वैसे यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद कौन सी होती है? जो नेचुरल है, जो नेचुरल है, जो हमने पशुओं के अपशिष्ट से बनाई है, वो सबसे अच्छी खाद होती है। दो फसलों के बीज में खेत में कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी का गठन एवं जल अवशोषण क्षमता से भी वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी के सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी के पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। ऐसे तो नहीं फटाफट कर देते हैं, थोड़ा सा गैप रखते हैं ना, उस गैप में हम अपने खेत में डेवलपमेंट्स करते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं, उसमें खाद मिलाते हैं, पानी डालते हैं, है ना। मिट्टी के पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। भाई एक फसल का चक्रण बनाया हुआ उसी के हिसाब से हम करते हैं। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाए जाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपने पहले भी पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में, पहले पढ़ा होगा पिछली क्लास में। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब है उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, ठीक है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशोषण के विघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है, खुले स्थान पर भी बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता और खाद से हमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक के पादप ह्यूमस बताया तो था, केंचुओं को छोड़ देते हैं, वो और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मतलब वो जो खाते हैं फिर वो अपने पोटी करते हैं, वो भी मिट्टी वो सबसे उपजाऊ होता है ह्यूमस, ठीक है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। जो ये केमिकल हैं ये बहुत कम होते हैं, लेकिन उर्वरक में ये केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर हंस? क्लियर रोहित? ठीक है। चैप्टर धीरे धीरे समाप्ति की तरफ। नहीं अभी नहीं, बहुत है अभी। खाद के लाभ क्या क्या होते हैं वो सुन लो, ये लास्ट करा रही हूँ, उसके बाद हम क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरांद्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होती है। भाई पौधे अच्छे से सांस ले सकते हैं। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणु कौन से आपके? केंचुए। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सिंचाई। अब हम सिंचाई के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी जाके आप